सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। मुझे मेरे को होस्ट इंटीमेट कर देंगे मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। यस यस दादा। चलिए जी। क्योंकि कल हमने जिस चैप्टर को अधूरा छोड़ दिया था, आज पूरा प्रयास किया जाएगा कि उस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर सकें। और जो है इस सेशन को, प्रपोजल राइटिंग को बहुत जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टाइम जो है, अभी हम प्रपोजल पर ही नहीं पहुंच पाए हैं। बेसिक्स ज़्यादा ध्यान से लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं CSR 01 और CSR 02 की, उसके हिसाब से अब प्रपोजल राइटिंग उतना इजी चैप्टर नहीं रहा है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। तो उन सभी चीज़ों को बारीकी से हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है म्यूट कर दे रहा हूं, जिससे कि कोई भी नया पार्टिसिपेंट हमारे साथ अगर जुड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट ही रहे। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं। आज की जो प्रपोजल राइटिंग है उसके अंदर प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में हम सीखने वाले हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल की जब हम बात करते हैं तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, अब इस टॉपिक को बड़ा आसान करने के लिए, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो सेक्शंस में। पहला सेक्शन क्या कहता है? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के बारे में बताइए। पहला सेक्शन क्या कहता है? संस्था के बारे में बताइए। दूसरा सेक्शन क्या कहता है? अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को बारीकी से लेके चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए जी। सेक्शन 1, अबाउट द एप्लीकेंट, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन या अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 1 के अंदर हमें ये चीज डालनी होती है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें इनबिल्ट करते हैं? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम एज इट इज, जैसा पैन कार्ड पर है। कंटेंट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, संस्था का कंप्लीट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसके अंदर आप फुल एड्रेस देंगे, कंप्लीट। क्लियर है? कंप्लीट फुल एड्रेस जो संस्था का होता है। लीगल स्टेटस, संस्था का लीगल स्टेटस क्या है? सेक्शन 8 है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है ना? कब तक की वैलिडिटी है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है उसका। डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के बारे में जानकारी। अब एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सबसे पहला आ गया हमारा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बता दिया आपको एज पर योर पेन। कॉन्टेक्ट डिटेल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पोस्टल एड्रेस देना होता है। संस्था जो जहां पर संस्था है आपकी, उसकी बिल्डिंग का नाम, फ्लोर, स्ट्रीट, रोड नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीज बिल्कुल क्लियर रूप से मेंशन करनी है। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम जरूर डालना है। सेकेंडरी पर्सन को, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम जरूर डालना है, क्योंकि अगर समय पर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है, अगर कोई कॉल बैक आता है, कोई रिस्पॉन्स आता है, तो ऐसे में सेकेंडरी कॉन्टेक्ट पर्सन को जो है कॉल अपॉन कर लिया जाए। इस बात को बाकी बारीकी से जो है हमें ध्यान में रखना होता है। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। संस्था की ही टेलीफोन नंबर दीजिएगा, संस्था का ही मेल एड्रेस दीजिएगा। और मेल एड्रेस कौन सा? आइडेंटिकल। और ऑफिशियल अगर मेल एड्रेस है तो वो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑफिशियल मेल एड्रेस का मतलब जो आपकी वेबसाइट से जनरेट होता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो आपका मेल आईडी क्या होगा? info@xyz.com, है ना? तो इस चीज का हमें बखूबी रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम दें, आइडेंटिकल दें, ऑफिशियल दें। ऑफिशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। चलिए जी, लीगल स्टेटस की बात करते हैं। लीगल स्टेटस में जेनेसिस, जेनेसिस मैंने आपको बताया था संस्था को क्यों ओपन किया गया, किस मंतव्य के साथ ओपन किया। इसमें आप रेफरेंस ले सकते हैं संस्था के फाउंडर मेंबर का। फाउंडर मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए संस्था ने, फाउंडर मेंबर ने ऐसा ऐसा सोचा कि हमें लोगों को ऐसे भलाई करनी है, फिर संस्था का इसी उद्देश्य के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, है ना? उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, सेक्शन 8 में है। संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ना? तो वो सारी चीजें रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। टैक्स एग्जाम्पशन में आ जाएंगे आपके टैक्स एग्जाम्पल डिटेल्स, यानी कि 12A क्या है आपका, ATG, उसका डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो है आपका, जैसे 12A ATG की आप डिटेल डाल रहे हैं, तो कब आपका जनरेट हुआ, किस डेट पे जनरेट हुआ, कब तक वैलिड है और कहाँ से जनरेट हुआ, है ना? 12A सर्टिफिकेट कब जनरेट हुआ, यानी कि कब से मिला है आपको, कब से वैलिडेट है, कब तक वैलिडेट है, और कब इशू, कहाँ से इशू हुआ था। ये सारी जानकारी आपको इन सभी चीजों की देनी होती है। पेन और 10 आपको अलग से जानकारी दे देनी है। पेन 10 सेक्शन 8 में आपको मिल जाते हैं, नहीं जिनके पास है सोसाइटी या ट्रस्ट वालों के पास, तो उनको बनवा लेना आपका 10। ये आपको ऑलरेडी केस बुक सीरीज 2 में बताया गया था।
FCRA नंबर अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कॉलम को आप हटाकर यहाँ पर आप ISO सर्टिफिकेशन की अभी डिटेल अपनी दे सकते हैं। बैंक डिटेल के अंदर आपकी संस्था के जो जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम देना होता है, उस बैंक का कंप्लीट एड्रेस देना होता है, बैंक के कोड देने होते हैं जिसमें MICR कोड और IFSC कोड दोनों को ध्यान से डालिएगा। अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो आपकी गलती है यहाँ पर। तो अकाउंट नंबर आपको वहां पर देना, और अकाउंट नेम यानी कि संस्था का जो भी नेम आपने वहां लिखवाया हुआ है बैंक के अंदर, वो नेम आपको देना होता है। अब बात करते हैं डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था की डिटेल के बारे में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन देना है हमें, विजन मिशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स देने हैं हमें, की एरियाज ऑफ वर्क देने हैं, प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं या ऑनगोइंग है वो देने हैं। तो जब प्रोजेक्ट आप ऑनगोइंग या अकम्प्लिश देते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन, ड्यूरेशन, बेनिफिशियरीज कौन कौन रहे और फंडिंग सोर्सेज क्या रहे थे आपके, ये सारी जानकारी आपको वहां पर कंसल्ट जो है इंडिकेट कर देनी है। ये सेक्शन हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सेक्शन 2 जो रहता है अबाउट द प्रोजेक्ट, हम यहाँ पर थे और यहाँ पर हम जो है इस सेशन को हमें एंड करना पड़ा था। इस सेशन को हम ध्यान से समझ के चलेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हम प्रपोजल पे पहुंचे हैं, प्रपोजल पे पहुंचने से पहले ही हम कितने पापड़ बेल चुके हैं, क्या कुछ सीख चुके हैं, बहुत जरूरी है। ये आपका आईना बन गया है। आपका आईना अगर ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो व्यक्ति आपके आगे वाले पेजेस तक आएगा, यानी कि अबाउट द प्रोजेक्ट तक आएगा। वो अबाउट द प्रोजेक्ट पे अगर आ गया तो उसकी निगाह फिर आपके प्रोजेक्ट पे टिक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इस सेक्शन को फिर क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हम बना रहे हैं इस पर प्रोजेक्ट समरी का, और दूसरा हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स का। समरी का मतलब हम समराइज करेंगे, बहुत छोटी उसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। और प्रोजेक्ट डिटेल के बारे की जब हम बात करते हैं तो डिटेल का मतलब ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम उसमें, हम बहुत डीपली जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट समरी के जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट समरी जो रहती है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो आपका बड़ा सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मीन टू से, प्रोजेक्ट टाइटल को सॉलिड कैसे करेंगे भाई, प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर ध्यान रखिएगा, चार, ये जो WH फैमिली होती है, WH फैमिली जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली, WH से क्या बनता है, मैं एक शॉर्ट गैप ले रहा हूं, मेरे कोऑर्डिनेटर को मैं चाहूंगा एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट यस सर। गैप ले रहा हूं और शॉर्ट गैप के ओके साथ सर। वापस आ रहा हूं। ओके। ओके दादा। श्योर। ठीक है जी। ओके। जी, शॉर्ट गैप के साथ हम वापस आ चुके हैं। यस, WH फैमिली, जैसे घर के अंदर वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं ना, W फॉर वाइफ एंड H फॉर हस्बैंड, तो वाइफ और हस्बैंड के साथ जो है फैमिली पूरी हो जाती है। तो WH फैमिली का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, है ना। तो ये WH फैमिली जिसमें W और H का यूज हो रहा हो, तो यहां पर हमें क्या करना है, 4 W's को फॉलो अप करना है। वो कौन कौन से 4 W's हैं, व्हाट, वेयर, whom एंड व्हाई। व्हाट, वेयर, whom एंड व्हाई। वन बाय वन डिस्कशन करते हैं सभी के ऊपर। ये सारे टाइटल मैंने आपको दे दिए हैं प्रोजेक्ट समरी के। अब प्रोजेक्ट समरी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अब इसको फटाफट। चलिए जी, एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आपका WH फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमारा एग्जांपल है, टाइटल में रख रहा हूं अपने प्रोजेक्ट का, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, ध्यान रखिएगा, मैं अपने टाइटल प्रोजेक्ट का टाइटल दे रहा हूं, डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन्स इन झज्जर हरियाणा। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन्स इन झज्जर हरियाणा। अब देखिए यहां पर हमने ना तो टाइटल को ज्यादा बड़ा किया है और ना हमने टाइटल को ज्यादा छोटा किया है। डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन्स इन झज्जर हरियाणा। अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं आप, व्हाट,
डेयरी फार्मिंग। वट से क्या रिस्पॉन्स आया हमारा? डेयरी फार्मिंग। हुम, किसके लिए? ट्राइबल वुमेन्स, है ना। वेयर, लोकेशन भी इसके अंदर ही है, वेयर? इन झज्जर हरियाणा, राइट? राइट। एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी इसके अंदर होते हैं। कौन बेनिफिट होगा? हु विल बी बेनिफिटेड? वुमन, ट्राइबल वुमन, है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है आपका? वुमन एम्पावरमेंट। सोशल वैल्यू क्या आ गई इसकी? इट्स ए ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। तो आपके जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसके अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं। नोट डाउन कर लीजिए, मैंने सीट पर आपको नहीं दिया है, पर नोट डाउन कर लीजिए। टाइटल के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इनबिल्ट होनी चाहिए? एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, एरिया। एरिया ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिविटी। सेकंड होता है टारगेट ग्रुप। सेकंड होता है टारगेट ग्रुप। दादा, स्लाइड से स्टॉप किया है क्या? नहीं, शीट शेयर नहीं कर रखी मैंने। शेयर नहीं की है ना? नहीं नहीं, शीट शेयर नहीं कर रखी है अभी। हाँ, ओके, क्यों अभी हम टाइटल ऑफ यहीं द पे हैं, प्रोजेक्ट टाइटल होता ऑफ है द यहाँ पे। प्रोजेक्ट लिखा हुआ आपके सामने ओके ना। ओके 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 ओके। जी, मैं इसमें लिखवा रहा हूं आपको। मेंशन कर लीजिए, क्योंकि लोग ना स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, जगते नहीं है। यस सर, यस सर। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, आपका आएगा एरिया ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, एरिया ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी जो है आपकी। दूसरा आएगा आपका टारगेट ग्रुप। तीसरी इसके अंदर चीज इनबिल्ट होती है, वो होती है आपकी लोकेशन। चौथा होता है एक्सपेक्टेड आउटकम और सोशल वैल्यू। ये पांचों की पांचों चीज आपके टाइटल से ही रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। एरिया ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिविटी, सेकंड टारगेट ग्रुप, थर्ड लोकेशन, फोर्थ एक्सपेक्टेड आउटकम, और फिफ्थ है सोशल वैल्यू। फिफ्थ क्या है? सोशल वैल्यू। ये चीज कैसे क्लियर करनी है? मैंने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दिया डेयरी फार्मिंग फॉर ट्राइबल वुमेन्स इन झज्जर हरियाणा। हमारा प्रपोज्ड जो है एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है? डेयरी फार्मिंग। क्या है? डेयरी फार्मिंग। टारगेट ग्रुप कौन है? ट्राइबल वुमेन। वूम, किसके लिए? क्या कर रहे हो? वट का मतलब क्या, क्या कर रहे हो? डेयरी फार्मिंग। होम, किसके लिए? टारगेट ग्रुप ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल वुमेन के लिए। लोकेशन, कहां, वेयर? इन झज्जर हरियाणा, है ना। आउटकम्स, आउटकम्स, हु विल बी बेनिफिटेड, है ना, ट्राइबल वुमेन विल बी बेनिफिटेड, है ना। तो आपका आउटकम क्या हुआ? वुमेन एम्पावरमेंट। सोशल वैल्यू, ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये सोशल वैल्यू हो गई इसकी। तो हर एक चीज इस पे इंडिकेटेड होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल होता है ना, वो लास्ट 45 से लेकर 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कैरेक्टर समझते हैं आप? मैंने एक वर्ड यूज किया, सुनील, SUNIL। इसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं, SUNIL। समझ गए? तो आपके कैरेक्टर्स 45 to 60 के बीच में ही होने चाहिए, जिसके अंदर आपका स्पेस भी इंक्लूड है, जिसके अंदर आपकी पंचुएशन भी इंक्लूड है। अगर आप डैश लगा रहे हैं वो भी काउंट हो जाएगा, अगर आप स्पेस यूज कर रहे हैं वो भी काउंट हो जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में आइए फटाफट, यस क्लियर लिख दीजिए। क्लियर, चैट बॉक्स में आगे क्लियर लिख दीजिए अगर ये चीज क्लियर है तो, टाइटल क्लियर है तो। गुड, वेरी गुड। ये जूम वाले गायब क्यों है भाई? जूम वालों का चैट बॉक्स में कमेंट नहीं आ रहा। जूम वालों का कोई कमेंट नहीं आ रहा चैट बॉक्स के अंदर। ग्रेट।
ग्रेट। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। हम्म। कोई कुछ कह रहा है क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अपने आप को नहीं म्यूट दादा, कर। नहीं दादा। ओके, म्यूट कर नहीं लीजिएगा दादा। अपने आप को सभी। मैंने आपको बताया टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या कहता है आपका। इट इज नाइदर टू लॉन्ग और नॉर टू शॉर्ट। ये ना तो ज्यादा लंबा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। एरिया ऑफ प्रपोज एक्टिविटी स्पेसिफिक। व्हाट आंसर आना चाहिए उसमें। क्या करने जा रहे हैं? प्रपोज एक्टिविटी क्या है आपकी? व्हाट हम कर रहे थे क्या? डेयरी फार्मिंग। होम किसके लिए? टारगेट ग्रुप ट्राइबल वुमन। वेयर कहां? इन झज्जर हरियाणा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स इन विजिबल। वाई क्यों? फॉर वुमन एम्पावरमेंट। क्यों? फॉर वुमन एम्पावरमेंट। सोशल वैल्यू। आपके सोशल वैल्यू की सोशल वैल्यू क्या है? हु? कौन? इट्स ए ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। क्लियर है यहां तक? डब्ल्यू एच फैमिली को पूरा करना है यहां पर आपको। नेक्स्ट पार्ट ए, जो कि है हमारी प्रोजेक्ट समरी। इसके अंदर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, प्रपोज टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट और फंडिंग सोर्स। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ हम चल रहे थे। इसमें से हम पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हम सेकंड पॉइंट पर हैं। किस पर? सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन पर। अब हम किस पे? सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन पर। अब सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी पॉइंट है ये एक प्रोजेक्ट प्रपोजल की ना इंडिकेटिव कैपेसिटी है। कई लोग कहते हैं ना प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स लिखिए। इसका दूसरा शब्द नोट कर लीजिए। दूसरा शब्द नोट कर लीजिए, प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स। नोट कर लीजिए, चीज दोबारा कोई नहीं बताएगा, लिख के नहीं आएगी इसमें। ये चीज लिख के नहीं आएगी, मेंशन कर लिया, प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स। प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल की ना एक इंडिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि प्रपोजल के पूरा होने में। देवाशीष पाल जी, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, लिखना भी शुरू कर लीजिए कुछ यार। थोड़ा बहुत हाथों को कष्ट दीजिए। इसमें क्या होता है, आपको की एरियाज जो वर्क होते हैं, आपके काम के जो की एरियाज होते हैं उनको लिंक करने के लिए जरूरी होता है सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन अगर आप समझ गए तो बड़ा आसान है, नहीं तो सबसे टफ चीज यही होती है। इसे प्रोजेक्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। मेंशन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स इसी को कहते हैं। कई बार जब कोई प्रपोजल कंपनी के द्वारा मांगा गया होता है ना, तो वहां पर लिखा होता है अबाउट योर प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स। तो वो यही चीज है इसमें। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन को हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन। अब आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहां पर ये जो कुछ निकम्मे लोग होते हैं ना, जिनकी हरकतें अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जबकि मैं मना कर रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशंस, इसको हम देखा।
मैं कई बार मना करता हूँ कि जब जो चीज़ आपके काम की होगी ना वो आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दे दी जाएगी, लेकिन प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि इससे शीट जो है स्टॉप हो जाती हैं। चलिए जी, हमने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट आराम से बाद में ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पूरा समय दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए, ध्यान से समझना पहले। अगर हमारा प्रोजेक्ट एजुकेशन का है तो इसके ये हमारा है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन, एक बड़ा क्षेत्र एजुकेशन। इसके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या हो सकते हैं? बेसिक एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग, है ना? बात को समझना। ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या कहता है? सिर्फ आपका एक टॉपिक कि आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के अंदर स्पेसिफिक एरियाज होते हैं अलग अलग। मेडिकल फैसिलिटी, बेसिक हेल्थ केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, इम्यूनाइजेशन, एडोलसेंट केयर, न्यूट्रिशन, है ना? पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन पॉलिसीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड केयर। जब हम पॉपुलेशन घटाने बढ़ाने की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा ही नहीं आएगा? अब हालांकि आपका प्रोजेक्ट हेल्थ का नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली इसमें क्या आ गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर आ गया। फैमिली प्लानिंग आ गई, जबकि ये फैमिली प्लानिंग हेल्थ का भी हिस्सा हो सकती है। एसटीडी कंट्रोल आ गया, स्टैंडर्ड डिजीज जो होते हैं एक दूसरे से जो ट्रांसमिट होते रहते हैं, एचआईवी एड्स, है ना? वाटर सप्लाई सैनिटेशन की हम बात करते हैं तो वाटर सप्लाई रिसोर्स पॉलिसीज, वाटर रिसोर्स प्रोटेक्शन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, रिवर डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल मैनेजमेंट। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या कहता है आपका? कि आपका प्रोजेक्ट हेल्थ या एजुकेशन का है तो उसके अंदर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन जब आप डालने के लिए कहा जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स जो कहा जाता है ना, वो इस चीज को कहा जाता है, इंडिकेटर्स, प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स या सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। मैं कुछ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन और उसके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, जिससे कि आपका रिलेवेंट जब प्रोजेक्ट आप लिखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक आइडिया होगा कि आपको किस स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन को चूज करना है। या जब आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स क्या हैं आपके, तो आप उसको इजीली डिफाइन कर पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो लिख दीजिए ओके, चैट बॉक्स में आ जाइए, ओके लिख दीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं देन से ओके। बाकी के सभी लोग सो रहे हैं क्या? और एक बार मेरा टीम से निवेदन है कि जिस ग्रुप में ये लिंक दिया गया था आपको, उस ग्रुप में चेक कीजिए कोई साथी ऐसे हैं क्या जो ज्वाइन नहीं कर पाए हों या कोई दिक्कत हो उनको। किसी का कोई मैसेज? नहीं दादा। ग्रेट। चलिए जी, यानी कि लोग सीखना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो क्लासेस को जल्दी बंद कर दिया जाएगा। मैं सेकंड शीट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स, लीगल एंड जुडिशियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैंडिंग सिविल सोसाइटीज, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आरटीआई आरटी दोनों चीज आती हैं। तो सिविल सोसाइटी का जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंटरवेंशंस हो जाते हैं, एरिया ऑफ इंटरवेंशंस, है ना? हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर सोशल वेलफेयर हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया, प्रमोशन ऑफ कल्चर हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, सोशल मिटिगेशन ऑफ एचआईवी एड्स हो गया, हाउसिंग हो गया। तो ये सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो जब आपसे पूछा जाए कि भाई आपका प्रोजेक्ट इंडिकेटर क्या है, तो मान लीजिए अगर आप आम व्यक्तियों की नॉर्मल भलाई के लिए आपका कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, भाई हम लोगों को खाना भी देंगे, लाइवलीहुड में हेल्प करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको उसका आप डालेंगे ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज सर्विस सेक्टर, एंड इन दिस सेक्टर वी विल वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर एंड प्रमोशनल, मतलब जो है सोशल सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी या टारगेटेड सोसाइटी, है ना। अगर आपका वही प्रोजेक्ट कल्चर के ऊपर है तो आप उसको वैसे ही मेंशन करेंगे, द ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन इज सर्विस सेक्टर एंड इन दिस सेक्टर वी विल वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड अदर थिंग्स, जो भी आ जाएगा आपका, है ना। तो उसके हिसाब से आप बातें यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो ये इंडिकेटर्स हैं आपके, प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स, जिन्हें कैपेसिटी जो है एरिया ऑफ इंटरवेंशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया, मास मीडिया हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईसीटी आपका, ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन ना। आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन जैसे एनर्जी है, तो इसके अंदर प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, पावर जनरेशन, पावर प्लांट्स, बायोमास एनर्जी, एनर्जी यूज एजुकेशन, ये सारी चीज इसके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन में आ जाएगी। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, डिसेमिनेशन ऑफ पॉलिसी मैटर्स, एग्रीकल्चर लैंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट हो गया, या एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, दोनों चीज उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। एग्रीकल्चर इनपुट्स हो गया, लाइव स्टॉक्स हो गए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो गए, इंडस्ट्रियल क्रॉप या एक्सपोर्ट क्रॉप हो गई आपकी, आपकी प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्निक्स हो गई, मार्केट लिंकेज हो गया, ये सारी चीज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर के ब्रॉड इंटरवेंशन में आता है। सेम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास रहता है जैसे फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगल। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जनरल पॉलिसी मैटर्स जो हो गए वो आपके हैं ही सही। फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, फ्यूल वुड हो गया आपका, चारकोल, है ना, फॉरेस्ट्री एजुकेशन हो गया, ये आपके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन है फॉरेस्ट्री के अंदर। फिशिंग की बात करते हैं, पॉलिसी मैटर्स तो हो ही गए, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, फिशिंग एजुकेशन हो गया, फिशरी रिसर्च एंड सर्विसेज हो गया, ये फिशिंग के अंदर आता है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिसी मैटर्स हो गए अलग चीज, लेबर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल डिस्पोज, हैजार्ड, है ना, कंपनसेशन, ये सारी चीज इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री इंटरवेंशन में आती हैं। इन्वायरमेंट इंटरवेंशन के अंदर क्या आएगा आपका, जनरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ पॉलिसी मैटर्स, जो आपके पॉलिसी मैटर्स हैं जनरल वो रहेंगे रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर प्रोटेक्शन हो गया, साइट प्रिजर्वेशन हो गया, फ्लड प्रिजर्वेशन हो गया, सेंट्रल इन्वायरमेंट एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब, नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहा हूं मैं अब। हम प्रोजेक्ट समरी के अंदर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कर चुके हैं, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन हम कर चुके हैं, अब हम आने वाले हैं किस पर, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन पर। किस पर आने वाले हम, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन पर। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेल वी स्टार्ट, स्टार्ट लिख के टाइप कर दीजिए फटाफट, चैट बॉक्स के अंदर आ जाइए, START, START, ग्रेट, START। सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, कोई बात नहीं सर, मैं बैक कर दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। चलिए जी, ये रहा आपका सर फर्स्ट पेज, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, यहां से हम शुरू हुए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका सर सेकंड पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका थर्ड पेज, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन, अगर डन है तो सर जिनका भी कमेंट था डन लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। ग्रेट सर, चलिए जी, हम आ गए हैं किस पर, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन पर। अब प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा
आपकी प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन से, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन। अगर आपने अगर मान लीजिए इनकेस अगर आपने पर्टिकुलर विलेज, हेमलेट या क्लस्टर या पंचायत या ब्लॉक एक्सेट्रा कोई भी चीज अगर आपने पहले से आइडेंटिफाई कर ली है, तो सब्सिक्वेंट ग्रेजुएशन के साथ उसको इनपुट में डालिए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल सेट कर देता हूं। देखिए, अगर आपके पास आइडेंटिफाइड लोकेशन है विलेज की, जैसे मेरे पास लोकेशन है आसोदा, सापला, बामनोली, कानोंदा, ये 4 गांव बहादुरगढ़ के अंदर पड़ते हैं। मैं इनमें एक काम करने वाला हूं, मुझे ये चीज यूज नहीं करनी है। नोट टू यूज लिखा है उसके अंदर क्लियर, मैं डायरेक्ट लिख दूं द प्रोजेक्ट वी विल द प्रोपोज्ड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज आसोदा, सापला, बामनोली एंड कानोंदा। ध्यान रखिएगा, आसोदा, सापला, बामनोली और कानोंदा क्या है मैं जानता हूं, शायद आपको भी नहीं पता होगा ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ऐसे ही आपका जो प्रपोजल का जो रीडर है उसको नहीं पता, यू नो द प्लेस बट द रिव्यूअर नोट, या फंडिंग एजेंसी ऑफिशियल डोंट, उनको नहीं पता कि भाई आपका ये एरिया कहां पर है। तो आप क्या यूज करेंगे, यूजर रिमार्क क्या आएगा आपके प्रपोजल पर, अनस्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल लोकेशन, और प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट। डिटेल्स ऑफ लोकेशन अनक्लियर, प्रपोजल रिजेक्ट। अगर आप इस प्रकार से यूज करेंगे तो, इसलिए मैंने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया रेड रेड उसमें, नॉट टू यूज, उसको ऐसे यूज नहीं करना। कैसे यूज करेंगे हम, ऑलवेज यूज आसोदा, सांपला, बामनोली, कानोंदा विलेजेस इन बहादुरगढ़ देहात। बहादुरगढ़ सिटी और बहादुरगढ़ देहात अलग अलग है, जैसे कानपुर सिटी और कानपुर देहात अलग अलग है ना, तो ऐसी बहादुरगढ़ देहात ऑफ बहादुरगढ़ ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा। अब सामने वाले व्यक्ति को ज्योग्राफिकल लोकेशन लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब, मैंने आपको जो बताया था कि इसके जब आप इनको मेंशन करते हैं तो सब्सिक्वेंट जो ग्रेजुएशन होते हैं, सब्सिक्वेंट ग्रेजुएशन क्या है, आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, ये चीज क्लियर मेंशन करनी होती है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है, अंडरस्टूड, यूएस कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। ये चीज समझ में आ गई ज्योग्राफी लोकेशन कैसे डाली जाती है। उसमें ये नहीं कि आपको कोई मैप लगाना, नहीं, क्लियर लिखना उसको। कहने का मतलब, किस नगर के, किस कस्बे के, किस प्रांत के अंदर हो आप, है ना, राज्य मतलब, है ना, और स्टेट वगैरह जो भी है वटेवर। ग्रेट, अंडरस्टूड। ये ध्यान रखिए, ये प्रोजेक्ट समरी चल रही है आपकी। समरी मतलब क्या है, एक एक दो दो लाइन में जवाब देने वाली चीजें ये सारी, एक एक दो दो लाइन वाली। यहां लंबा कुछ नहीं है अपने पास अभी। अब प्रोजेक्ट समरी के अंदर हम क्या क्या पूरा कर चुके हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कर चुके हैं, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन कर चुके हैं, प्रोजेक्ट प्रपोज लोकेशन कर चुके हैं। अब हम किस पे आएंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पर। किस पर आने वाले हम, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पर। याद रखिएगा, ये सारी चीज मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको प्रोजेक्ट समरी के सारे पॉइंट याद हो जाएं कि प्रोजेक्ट समरी में हमें क्या क्या पॉइंट डालने होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रोपोज प्रोजेक्ट लोकेशन हम लिख चुके हैं अभी कैसे डालनी होती है। अब हम बात करेंगे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज की। इसको हम बांटेंगे दो कैटेगरीज में, दो कैटेगरीज में बांट के चलेंगे। पहली कौन सी होगी, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज, और दूसरी कौन सी होगी, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज। आपके हर एक काम से कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं, हर प्रोजेक्ट में होते हैं। वो बात अलग है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन कौन से होते हैं, वो टारगेट ग्रुप जो डायरेक्टली और पॉजिटिवली जो है इंपैक्ट होगा आपके इंप्लीमेंटेशन से प्रोजेक्ट के। आप मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, राइट टू एजुकेशन पर। किस पर कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन पर। आपके डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है, 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे। बात को समझना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हुए, आपके 6 से 14 साल तक के सारे बच्चे, ये हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरीज। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज क्या होते हैं, ये वो टारगेट ग्रुप है जो इस इंप्लीमेंटेशन के, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट में आएंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि आने वाले समय में उनको फायदा मिलेगा। इसका एग्जाम्पल एक सेट करते हैं, कैसे, अगर हम कोई अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हम
कोई अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो जितने भी चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो सभी के सभी क्या है, हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज। आप समझ गए? आप समझ गए? अब हम कोई अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज क्या हैं? चिल्ड्रन। उन बच्चों पे असर जाएगा, उन बच्चों पे भी फर्क पड़ेगा। जब हम अडल्ट एजुकेशन को सॉलिड करेंगे तो बच्चों पे ऑटोमेटिकली, देखिए अडल्ट, जब अडल्ट का मतलब क्या होता है, बड़े लोग है ना। हम हमें जब कोई हमारे अडल्ट एजुकेशन पे नॉलेज देगा तो हम उसको अपने बच्चों पे शेयर करेंगे ना कहीं इंप्लीमेंट तो उसका हम बच्चों पे करेंगे जाकर। तो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी क्या हुए? चिल्ड्रन, बच्चे। ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? सेट हुए एग्जाम्पल आपको कि नहीं हुए? अगर सेट हुए लग रहा है तो सेट लिख दीजिए, एसएटी सेट। और आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ और बताइए, तो कुछ और करते हैं फिर। सेट है, सभी को सेट है ना? ध्यान से समझना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी का मतलब क्या हुआ? जो टारगेट ग्रुप आपका डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी में, एक एग्जांपल हमने लिया क्या? राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। इसके अंदर आपके डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? 6 से 14 साल के बच्चे। सबको पता है आरटी कहाँ काम आता है, राइट टू एजुकेशन किसके लिए काम आता है? 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, है ना? हम बात करते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की, तो यहां पर वो लोग जो बाद में बेनिफिटेड होंगे, जो बाद में बेनिफिटेड होंगे। मैं एक एग्जांपल और सेट करता हूं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज का। हम महिलाओं को महिलाओं को हम न्यूट्रिशन के बारे में सिखा रहे हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन है? गर्भवती महिलाएं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? गर्भवती महिलाएं, जिनको हम सिखा रहे हैं, जच्चा हैं, जो जिन्हें जिनको जिनको बालक होने वाला है, गर्भवती हैं, उनको हम सिखा रहे हैं भाई बच्चा जन्म होने के बाद ये चीजों का ध्यान रखना है, ये चीजें उनको इंजेक्शन लगवा लेना, ये चीज न्यूट्रिशन के अंदर देनी है, ऐसे बच्चों की देखभाल करनी है, ऐसे उनको बड़ा करना है, 6 महीने दूध पिलाना है, फलाना ढिमका। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? न्यूबॉर्न बेबीज। इंपैक्ट कहां जाएगा? न्यूबॉर्न बेबीज पर। अब मेरे ख्याल से आपको दोनों चीज रिलीवेंट कर दिए मैंने एक ही टॉपिक से। अब शायद और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, CLEAR। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलिए जी, इसमें कुछ चीजें हमें याद रखने की होती हैं क्या? कोशिश कीजिए कि आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को डिटरमाइन कीजिए। यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, अगर मैं ट्राइबल वुमेन्स के लिए काम कर रहा हूं तो मैं यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज लगाऊंगा भाई, लगभग 2500 महिलाएं, है ना? 3000 महिलाएं, 10,000 महिलाएं, वट। और याद रखिएगा ये समरी है। समरी का मतलब एक एक दो दो लाइन में उत्तर वाले टॉपिक हैं ये। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एक दो दो लाइन में इसका उत्तर जा रहा है तो आपके यहाँ सिंगल या डबल पेज के अंदर ये सारी चीज आ जाएगी। और सिंगल और डबल पेज के अंदर ये सारी चीज आ रही है तो ये भी याद रखिएगा कि आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू भी इसी के ऊपर आनी है। आनी है ना? देखिए चेक कीजिए, आनी है ना? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एक टॉपिक के बाद आने वाला है। तो यहां पर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख रुपए। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? 20 लाख रुपए। और आपकी बेनिफिशियरी की संख्या आप दिखा रहे हो 50। अब 50 आदमियों के लिए 20 लाख रुपए क्या सही बजट है? समझना बात को। तो ये चीज भी होनी चाहिए, प्रिसीजन इन एस्टिमेशन of the number of direct beneficiaries of the project facilitated in calculating the operational cost as per the beneficiary count. तो सॉरी, बेनिफिशियरी काउंट्स के हिसाब से आपकी जो है वैल्यू वहां पर सेट होगी। और वहां अगर आप वैल्यू पहले से तय कर चुके कि मुझे इतने लाख का प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके हिसाब से यहां पर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज भी इंपैक्ट करेंगे। ये चीज अंडरस्टूड है सभी को? अगर अंडरस्टूड है तो यूएस कर दीजिए। यूएस अंडरस्टूड, यूएस अंडरस्टूड, ग्रेट, वेरी गुड। ये दोनों चीज इंपैक्ट कर जाती है एक दूसरे को।
चलिए जी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हम सीख चुके हैं, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक? हम टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कर चुके, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन कर चुके, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन कर चुके, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कर चुके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट का प्रपोज्ड टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ऑब्वियस सी चीज है, आपको बताया गया जब प्रोजेक्ट आप लिखते हैं तो 1 साल या 12 महीने के लिए लिखते हैं। एम आई राइट? राइट और रॉन्ग? अगर राइट हो तो RIGST कर दीजिए। पहले बताया गया था आपको, एक प्रोजेक्ट जब हम लिखते हैं तो कॉस्ट हम जब देते हैं तो पूरे 1 साल की देते हैं ना, राइट। प्रपोज टाइम फ्रेम आ गया, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं राइट नहीं हूं रॉन्ग हूं। कैसे राइट नहीं हो रॉन्ग हो? कैसे? हम जो कॉस्ट देते हैं ना, कॉस्ट वो सालाना देते हैं, टाइम फ्रेम हमारा अलग अलग हो सकता है। बजट हमेशा सालाना दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। दोनों चीजों को देखिए मैंने अलग अलग कर दिया यहां पर, आपसे कभी भी गड़बड़ ना हो। प्रपोज टाइम फ्रेम होगा 1 साल का, कोई बात नहीं, अगर 1 साल का रखेंगे हम। मैं आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं। इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल। ये एक एस्टिमेशन होता है कि हम कब से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको खत्म कब कर रहे हैं। इसके अंदर मुख्य चीज क्या होती है कि आपको स्पेसिफिक एग्जैक्ट डेट ऑफ कंप्लीशन डालना जरूरी होता है कि आप कब इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी एक मेन पॉइंट क्या था, अगर आपके लेवल या फेजेस में, टायर्स में अगर काम हो रहा है, अगर अलग अलग फेजेस में अलग अलग लेवल्स पे काम हो रहा है, तो उन लेवल्स को, जिसको हम कहा जाता है ना माइलस्टोन, इसको एक शब्द दिया जाता है माइलस्टोन, नोट कर लीजिएगा, माइलस्टोन इसी को कहा जाता है प्रपोज टाइम फ्रेम, इसी को कहा जाता है माइलस्टोन। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रपोज्ड कंपनी का कोई प्रपोजल आएगा, उसमें स्पेसिफिक डिटेल्स आपसे मांगी हुई, वहां आपके सामने होगा माइलस्टोन, फिर आप कहेंगे सर ने तो हमें प्रपोजल राइटिंग में माइलस्टोन सिखाया ही नहीं। तो प्रपोज टाइम फ्रेम क्या होता है आपका? माइलस्टोन। तो माइलस्टोन्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं, मान लीजिए मेरा काम कोई 4 सेक्शन में हो रहा है। पहला सेक्शन क्या है? मैं अपने एरिया में जो बेगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा, है ना। उसके बाद उनकी काउंसलिंग करूंगा, उसके बाद काउंसलिंग के बाद जो है उनका एडमिशन करूंगा, और फिर उनके बाद उनको सर्विस मुहैया कराऊंगा। 4 लेवल में मेरा काम होगा। तो पहला टाइम फ्रेम कब पूरा करूंगा मैं? अब अगर मैं अप्रैल में मई में बैठा हुआ हूं तो जाहिर सी बात मैं जून में करूंगा सर्वे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेगर्स। जून का पूरा महीना लिया मैंने। अब जुलाई के अंदर मैं क्या करूंगा? उनकी काउंसलिंग, है ना। जुलाई में काउंसलिंग होने के बाद हम उनकी अगस्त से सर्विस शुरू कर देंगे। तो आप जब इस चीज को मेंशन करेंगे तो जुलाई 2030, जून 2023, वटेवर, उस महीने का नाम लिख कर डालिएगा। यहां पर स्पेसिफिक डेट मत डालिएगा कि मैं जून की 15 तारीख से सर्वे शुरू करूंगा, नहीं। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट लिखी जाएगी आपकी एग्जैक्ट डेट, कि मेरा ये प्रोजेक्ट आने वाली 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। वहां ठीक है, लेकिन जो लेवल्स होते हैं वहां पर आप स्पेसिफिक सिर्फ मंथ और ईयर को यूज करिएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो फटाफट क्लियर लिख दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए जी, आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गई है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया ना कि जब हम लिखते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कितने दिन चलेगा, 12 महीने या 1 साल, ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है ना। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल चीज है कि आपको उसको 1 साल का दिखाना होता है, क्योंकि हम बजट 1 साल का दे रहे हैं ना। तो फर्स्ट हम अगर फेज को कह रहे हैं तो भाई उस वो फेज हमारा 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 12 मंथ में का फेज है हमारा ये, और इसका टोटल एस्टिमेट इतना है। तो फेज वाइज अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर आप 12 महीने या 1 साल मेंशन कर देंगे। चलिए जी, अब देखिए हम क्या क्या पॉइंट पूरे कर चुके हैं। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट कर चुके हैं हम, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन कर चुके हैं, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन कर चुके हैं, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कर चुके हैं, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अब हम किस पे आने वाले हैं? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। किस पर आने वाले हैं? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। इसके बाद 2 पॉइंट और रह जाएंगे हमारे, कौन से? फंडिंग सोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। आज हम इतने ही टॉपिक को क्लियर करके चलेंगे। चलिए जी, क्योंकि आज हमारे पार्टिसिपेंट भी कम जुड़े हैं तो किसी का लॉस ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए जी, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है?
ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। और जो ऑफिशियल्स होते हैं ना फंडिंग एजेंसी के, या रिव्यूअर जो होता है आपका, उसके ध्यान को एकदम अट्रैक्ट करते हैं एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहां पर ध्यान सबसे पहले जाता है सामने वाले व्यक्ति का। तो बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है। इट इज अल्टीमेटली द रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। इसे आप कैसे टैग करते हैं? फंड्स रिक्वायर्ड। ये टॉपिक लेते हैं ना, फंड्स रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू द फंडिंग एजेंसी, है ना। इसको, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है आपकी करेंसी में, एज वेल एज इन द करेंसी ऑफ द फंडिंग एजेंसी। अगर फंडिंग एजेंसी हमें यूएस डॉलर्स में देना चाह रही है, आप भले ही इंडिया के अंदर हो, वो यूएस डॉलर में ही लिखेगी और आपको भी प्रोजेक्ट यूएस डॉलर्स में ही देना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें मुख्य बात क्या होती है? जो अमाउंट आपने अपने बजट शीट में डाला है ग्रांड टोटल के रूप में, वही अमाउंट यहां पर एग्जैक्ट आपको लिखना होता है बस। करेंसी वो यूज करनी है जो कंपनी ने बताई हुई है आपको। आप रुपीज में डील कर रहे हैं दोनों तरफ, तो रुपीज का साइन आगे होगा। अगर आपसे कहा गया भाई हम डॉलर्स में देते हैं, तो आप डॉलर्स में मेंशन करेंगे। ये चीज ओके सभी को? यहाँ पे हमने लिख दिया एस्टिमेटेड जो है फंड्स रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज, है ना। ये चीज ओके सभी को? ओके लिख दीजिए फटाफट चेक बॉक्स में। अरे वाह, लोग एडवांस चल रहे हैं। ओके लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। सभी का जवाब आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए। मुझे पता लगना चाहिए कि लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कोई हाजिरी लगाकर खाना खा रहे हो, संडास में बैठे हुए हो, है ना। ओके लिख दीजिए फटाफट। वेरी गुड। कुछ लोग तो अब निकल के आए हैं, जैसे वाकई में संडास में बैठे हुए थे। चलिए जी, ग्रेट। आगे चलते हैं। हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, proposed project location, estimated number of beneficiaries, proposed time frame of the project, estimated project cost। अब हम आते हैं फंडिंग रिसोर्सेस पर। बड़ा समझने वाली चीज है फंडिंग रिसोर्सेस। ये दिखाना भी जरूरी होता है कि संस्था पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के लिए एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। इन केस यू आर अप्लाइंग टू 2 or more सोर्सेज ऑफ फंडिंग, यानी कि देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी एक फंडिंग एजेंसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपना प्रोजेक्ट आप कई फंडिंग एजेंसीज को डालेंगे। तो जब भी आप अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को अपना प्रोजेक्ट डालते हैं, तो उसको आप स्प्लिट कर दीजिए। किसमें? जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट है, लाइक द ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ऑपरेशनल कॉस्ट उठा ली प्रोजेक्ट की। फिक्स एसेट्स की कॉस्ट आपने 2 या 3 फंडिंग एजेंसीज पर डाल दी, है ना। तो आप इस प्रकार से ना जो कॉस्ट है उसको आप जो है अलग अलग फंडिंग रिसोर्सेज पर डाल सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको ये चीज मेंशन करना भी जरूरी होता है कि आपने किस फंडिंग एजेंसी से कौन सा फंड्स रिक्वायर्ड किया और कितना रिक्वायर्ड किया है। ये मेंशन करना जरूरी होता है। इसका फायदा क्या मिलता है? अदर सोर्स ऑफ फंडिंग अगर आप मेंशन करते हैं, तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें वजन बढ़ जाता है कि यार आप जो है किसी एक फंडिंग एजेंसी के ऊपर बर्डन नहीं बन रही है, बोझ नहीं बन रहे हैं आप पर्टिकुलर एक फंडिंग एजेंसी पर। ये आपके लिए बेनिफिटेड होता है, इसका बेनिफिट होता है आपको। और इस टाइप के प्रोजेक्ट को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज रिमेंबर दैट द मेंशन ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है एंड शुड बी हाईलाइटेड। और ये हाईलाइट भी किया जाना चाहिए आपके माध्यम से। क्लियर है? इट एड्स क्रेडेंस। ये आपकी ना वैल्यू में क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है आपके प्रपोजल में। इट एड्स क्रेडेंस टू योर प्रपोजल दैट यू आर नॉट बर्निंग ऑन वन फंडिंग एजेंसी फॉर ऑल द फंड्स रिक्वायर्ड, है ना। आप पर्टिकुलरली सारे फंड्स के लिए केवल एक फंडिंग एजेंसी पर ही डिपेंडेंट नहीं है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है। आपके प्रोजेक्ट को पास होने के जो चांसेस है ना, वो 80% यहां से इंक्रीज हो जाते हैं। 80%। अगर आप अपने प्रपोजल को
2 या 3 फंडिंग एजेंसीज में बांट दे देते हैं। और अगर आप सोचे कि सर 10 रुपए का खर्चा मांगना था, हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 3 3 रुपए, पता लगे 2 ने तो दिया ही नहीं, एक ने सिर्फ 3 ही रुपए दे दिया, प्रोजेक्ट तो वहीं अटक गया। नहीं, अगर वो एक व्यक्ति पूरे 10 को फाइनेंस करना चाहे तो कर सकता है। आप सिर्फ उसको कंडीशन बता देंगे कि सर अभी वहां से फाइनेंस नहीं हुआ है। वो पूछेगा आपसे, भाई हम पूरा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपने कहीं और से फंडिंग ले ली क्या? आप उसको क्लियर जवाब दे दीजिए कि नहीं सर, हमने नहीं लिया फंडिंग, है ना। अगर फंडिंग एजेंसी अदर ना हो तो सर, अदर होने का ना होने का मतलब ही नहीं है। आपको एक प्रपोजल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को ट्राई करना होता है। आप सोचे मैंने एचसीएल को आज ग्रांट जमा कर दी, 10 साल वेट ही करते रहेंगे क्या एचसीएल के भरोसे? बात को समझिएगा। आज आपने कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट था, एचसीएल को डाल दिया, तो एचसीएल के भरोसे बैठे रहेंगे? हर साल एचसीएल को अप्लाई करते रहेंगे और वो जवाब नहीं दे रही। अगर सेम प्रपोजल आपका एसबीआई एक्सेप्ट करती है एजुकेशन का, तो आप एसबीआई को भी तो डालेंगे ना, आप अदर फंडिंग सोर्सेज एजेंसीज को भी डालेंगे ना। तो अदर फंडिंग एजेंसीज ना हो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई सर? अंडरस्टूड है आपको मेरी बात? अदर फंडिंग एजेंसीज ना होने का सवाल ही नहीं होता है। फंडिंग एजेंसी की कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। याद रखिएगा, हर बार अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, फंडिंग एजेंसीज की कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। प्रोजेक्ट समरी, हमने टाइटल प्रोजेक्ट कर लिया, सेक्टर इंटरवेंशन कर लिया, प्रपोज लोकेशन कर लिया, एस्टिमेटेड बेनिफिशरीज कर लिया, टाइम फ्रेम कर लिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट कर ली, फंडिंग सोर्सेज कर ली। अब हमारा क्या रह गया? इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम कोई फंडिंग एजेंसी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है सर, फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले यही तो सर्च करना होता है। आपने शायद जो है क्लासेस लेट ज्वाइन की, यही सिखाया जाता है, यही सिखाया गया है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन सी संस्था पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रही है। पहली चीज बताया गया था, ध्यान कीजिए, रिमाइंड कीजिए, जो लोग जुड़े हुए बहुत पहले से सीख रहे हैं लगातार, उनको पता है। दूसरा, वो कहां से फाइनेंस ले रही हैं सेम प्रोजेक्ट पर, तो वहां से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी फंडिंग एजेंसीज मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे आप बेशक फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। क्लियर हुआ सर? आप शायद क्लास में लेट जुड़े हैं, पहले की क्लासेस आपने अटेंड नहीं की हैं, नहीं अटेंड की हैं तो चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है। क्लियर, ग्रेट। चलिए जी, इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्टनर की। याद रखिएगा, ये आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि अगले 5 मिनट में नई मीटिंग मेरी स्टार्ट होने जा रही है। अ, हर एक व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट नहीं होता है। और यकीन मानिए कि आप जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका अगर मान लीजिए सर्वे भी रिक्वायर्ड है, और कोई एजेंसी या कोई एनजीओ ऐसी है जो पर्टिकुलर सर्वे के ही काम करती है, उसको अपना इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बनाइए उस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी आपने ना उसको कुछ दिया है ना लिया है, कहने का मतलब सिर्फ उनसे परमिशन लीजिए, भाई मैं ऐसा प्रोजेक्ट लगाने वाला हूँ, उसके अंदर सर्वे का लगभग खर्चा इतना आएगा। मान लीजिए सर्वे के लिए हम 20,000 रुपये अप्लाई कर रहे हैं, इतने एरिया का हमें सर्वे करवाना है। आप एग्री करेंगे कि अगर हमें प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आप ये काम 20,000 में कर देंगे हमारा? वो कहता है ठीक है जी, हम कर देंगे। वो आपको उसने पूरा चीज बता दिया, आपने पूरा चीज समझा दिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको उससे अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या दिखाना है? इंप्लीमेंटेशन पार्टनर। और उसके सेक्शन, उसके हैंडओवर कौन सा सेक्शन करना है? सर्वे वाला। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर दिखाना बहुत जरूरी होता है। मैं, मेरी संस्था हर एक पार्ट के अंदर, हर एक सोशल सेक्टर में पारंगत हो ऐसा आवश्यक नहीं है ना। अगर मेरे प्रोजेक्ट में कहीं भी किसानों से संबंधित कोई काम आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी ना किसी जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो एफएमसी है, एफएमओ जो है, एफपीओ जो है, मुझे उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको नॉलेज है इस काम की। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर अगर आपके प्रोजेक्ट में होंगे,
तो आपके प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। क्रेडिबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि सामने वाली जो फंडिंग एजेंसी वो इंश्योर हो जाती है कि आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं ऐसे, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका पैसा मिसयूज कर दे या खराब कर दे। आपको पता है कि इसके अंदर 4 या 5 रिस्पॉन्सिबल इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स मिल गए हैं, 2 या 2 से अधिक हैं। तो उसके पैसों की या उसके उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रास रूट इंप्लीमेंटेशन की गारंटी उसको दिखती है जब इंप्लीमेंटेशन पार्टनर हमारे पास होते हैं। तो ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब इंप्लीमेंटेशन पार्टनर हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं? ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए। देखिए प्लानिंग के लिए हम एचआर, है ना, हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए हम ट्रेनिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए हम फंडिंग एजेंसी या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को हम हायर कर सकते हैं। हम फॉलोअप के लिए अलग हमने एजेंसी हायर कर रखी है। भाई ये एजेंसी हमारा सिर्फ फॉलोअप का काम लेगी, जिसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, है ना, तो वो फॉलोअप का काम करती हैं। है ना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए आपने क्या करा? मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए आपने खुद को भी, अपने सहयोगी को भी और फंडिंग एजेंसी को भी आपने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में जोड़ा। भाई आप भी समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहिएगा। इससे आपने क्या करा? बुक कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने अलग जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर यूज कर लिया। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन हो गए? जो है महासंघ के जो सीए साहब हैं, सीए फलाना एंड एसोसिएट्स, वो क्या है आपके? वो आपके बुक कीपिंग या डॉक्यूमेंटेशन लेवल के जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ना। तो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर अगर आपके साथ होते हैं इन्वॉल्व आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है और आपको एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करने में बड़ी हेल्प करता है। और संस्था की नजर में, यानी कि जो फंडिंग एजेंसी है उसकी नजर में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, बड़ी बड़ी मॉनिटर होकर आती है, फिल्टर होकर आती है। और यहां से सामने वाला व्यक्ति इस समरी से हटकर आपके प्रोजेक्ट के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। यहां से घुस जाएगा वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ये बहुत जरूरी होता है। प्रोजेक्ट समरी, आज हमने प्रोजेक्ट समरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक सो यहां तक सभी को डन होगा। अगर डन है तो डन लिख दीजिए, और डन के साथ ही आप लोग जो है अब सेशन को टाइम आउट कर सकते हैं। डन के साथ आप सेशन को छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। प्रोजेक्ट समरी हम कर चुके हैं, अब अबाउट द प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समय से जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं। और जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो ग्रुप है उसमें अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दादा। गुड नाइट।